Hello, good afternoon to everyone. Today we will discuss geometric or point method to measure price elasticity. तो मैं पहले से बता चुका हूँ, तीन मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। तो हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये मेथड भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ही दिए हैं। तो डॉक्टर मार्शल हैज गिवन ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in a straight line demand curve. This is important, in a straight line demand curve. So Marshall has given the concept of point method to measure the price elasticity in a straight line demand curve. तो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में एक पॉइंट में हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर पाएंगे वो हमको बताएगा पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। सो लेट्स सी द डायग्राम। ये है डायग्राम। OX एक्सिस मेजर्स क्वांटिटी डिमांड, OY एक्सिस मेजर्स प्राइस। लेट RS be the straight line demand curve। तो हम लिए हैं RS स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, एंड हमको ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर हमको इलास्टिसिटी मेजर करना है। We are to measure elasticity of demand at point A। ये पॉइंट में हम पॉइंट A में on the demand curve RS। तो अभी हम क्या करेंगे, RS स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A में हम कैसे इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे ये हम अभी देखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए, पॉइंट ए को लेके OP इज द प्राइस एंड OQ इज द क्वांटिटी डिमांड। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ए प्राइस कितना हुआ OP, क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ OQ। तो व्हेन जब प्राइस फॉल करेगा, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, अभी प्राइस फॉल किया, पहले कितना था, पहले था OP, अभी हो गया OP1 फॉल करने के बाद। तो प्राइस जब फॉल करेगा डिमांड राइज करेगा, तो डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। तो देखो, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, क्वांटिटी डिमांड rises from OQ to OQ1. Hence, change in price कितना होगा,
ये है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस हो गया PP1। तो सिमिलरली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना होगा? QQ1। तो प्राइस पहले OP था, क्वांटिटी डिमांड OQ था, प्राइस फॉल किया OP टू OP1, क्वांटिटी डिमांड राइज किया OQ टू OQ1। सो चेंज इन प्राइस हो गया PP1 एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया QQ1। आर यू क्लियर? नाउ वी हैव द डेफिनाइट फॉर्मूला। पहले से हमको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पहले से पता है। क्या है? डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये है हमारा, ये हम प्रोपोर्शनेट मेथड में निकाले थे। ED इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। तो डेल्टा Q का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारा यहां चेंज इन क्वांटिटी कितना है? QQ1। तो डेल्टा Q के बदले हम कितना लिख सकते हैं? QQ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P। डेल्टा P बोलने से चेंज इन प्राइस कितना लिख पाएंगे? PP1। पहले से हम निकाल चुके हैं। चेंज इन प्राइस PP1 गुणा P बोलने से इनिशियल और ओरिजिनल प्राइस। हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है? OP। तो यहां लिख दिया OP। Q बोलने से इनिशियल और ओरिजिनल, क्वांटिटी डिमांड OQ। तो क्लियर? तो अभी देखो ED इक्वल टू कितना हुआ? QQ1 डिवाइडेड बाय PP1 गुणा OP डिवाइडेड बाय OQ। क्लियर? इन द डायग्राम, look at the diagram and you see QQ1 बराबर कितना होगा? CB। देखो ये और ये बराबर है, इक्वल है। तो QQ1 बराबर कितना? CB लिखा हूं, देखो QQ1 बराबर CB। तो PP1 बराबर कितना हुआ? AC। PP1 बराबर AC एंड OP बराबर कितना होगा? QA। OP बराबर QA। तो ये इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ED इक्वल टू क्या होगा? QQ के जगह क्या आ जाएगा? CB। PP1 के जगह क्या आ जाएगा? AC। QA के जगह क्या आ जाएगा? OP के जगह क्या आ जाएगा? QA। OQ पहला था जितना, अभी भी उतना ही है। तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद हमको क्या मिला? ED इक्वल टू CB बाय AC गुणा QA बाय OQ। मैं पहले से बोल रखा हूं, ये ज्योमेट्रिक मेथड है, सिंपल ज्योमेट्रिक थोड़ा बहुत आएगा, जो कि हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। वो सिंपल ज्योमेट्री थोड़ा आएगा। तो देखो अभी, नाउ इन ट्रायंगल ACB, ये छोटा ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल AQS, ये बड़ा वाला देखो, ACB ट्रायंगल AQS ट्रायंगल।
ये दो ट्रायंगल को हम अभी कंपेयर करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल में देखो, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू एस लिखा हूं, देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू ए क्यू एस, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों बराबर हैं। सेकेंड, सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये देखो सी बी ए, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू क्यू एस ए, ये भी बराबर है। और थर्ड हो गया एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, ये कॉमन एंगल है। अगर दोनों त्रिभुज का तीन एंगल सब समान हो गया, तीनों एंगल्स जब समान हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू एस आर सिमिलर, सदृश। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि इसका तीन एंगल और इसका तीन एंगल क्या हुआ, बराबर हो गया। इसीलिए ट्रायंगल्स ए सी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू एस आर सिमिलर, ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से हमको ज्योमेट्रिक में पढ़ाया गया है, सिमिलर होने के कारण, तो देखो सी बी, ये बाहु देखो सी बी बाय ए सी जितना होगा, क्यू एस बाय ए क्यू उतना ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। सो सी बी डिवाइडेड बाय ए सी जितना होगा, क्यू एस डिवाइडेड बाय ए क्यू उतना ही होगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी बाय ए सी, इधर इक्वेशन 1 इधर है, सी बी बाय ए सी है इक्वेशन 1 में देखो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी बाय ए सी इन इक्वेशन 1, सी बी बाय ए सी इक्वल टू हम कितना पाए हैं, हमको मिला है क्यू एस बाय ए क्यू। तो सी बी बाय ए सी के जगह हम लिख देंगे कितना, क्यू एस बाय ए क्यू गुणा जितना था इक्वेशन 1 देखो, क्यू ए बाय ओ क्यू, क्यू ए बाय ओ क्यू है। तो अभी ए क्यू क्या हो गया, कट हो गया, तो बचा कितना, क्यू एस बाय ओ क्यू। तो ईडी बराबर कितना हो गया, ये हो गया क्यू एस बाय ओ क्यू, क्यू एस बाय ओ क्यू इतना हो गया ईडी बराबर। अभी बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस, ये बड़ा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर इज पैरेलल, समांतराल, इज पैरेलल टू क्यू ई, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि ओ आर पैरेलल टू क्यू ई। जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से
क्या होगा? सो QS डिवाइडेड बाय OQ जितना होगा, ये ट्रायंगल के अंतर्गत जो है QS बाय OQ जितना होगा, SA डिवाइडेड बाय RA, ये बाहु डिवाइडेड बाय ये बाहु, ये बाहु डिवाइडेड बाय ये बाहु क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखा हूं देखो, सो QS बाय OQ इक्वल टू क्या होगा? SA डिवाइडेड बाय RA। तो हेंस हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिला था? QS बाय OQ। तो QS बाय OQ के जगह हम क्या लिख पाएंगे? SA बाय RA। तो हेंस ED इक्वल टू QS बाय OQ इक्वल टू कितना हुआ? SA बाय RA। तो SA को हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट, निचला हिस्सा, ये लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट RA, ऊपर का हिस्सा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला इन ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विथ द हेल्प ऑफ दिस थिंग ED इक्वल टू कितना? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, वी कैन मेजर elasticity at any point on the straight line demand curve, which I have depicted for you in this diagram. तो देखो अगेन ये डायग्राम दिया गया है। RS is the straight line demand curve. Suppose we are taking the middle point. This is suppose middle point on the demand curve RS. तो मिडिल पॉइंट में क्या होगा? ये निचले का हिस्सा AS जितना होगा RA भी उतना होगा, यानी कि इधर AS इक्वल टू क्या होगा? RE। तो बराबर कितना आएगा? 1। मान लो ये 10 है और ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। तो 10 बाय 10 इक्वल टू कितना हुआ? 1, यानी कि यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये हो गया यूनिट इलास्टिक डिमांड। हो गया कि नहीं? यूनिट इलास्टिक डिमांड ये हो गया। पॉइंट बी को आओ, पॉइंट बी को आओ तो लोअर सेगमेंट कितना है? EB और अपर सेगमेंट कितना है? RB। तो कौन बड़ा है? लोअर सेगमेंट बड़ा है, ये है अपर सेगमेंट छोटा है। मान लो ये 4 है, ये 2 है। 4 डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना होगा? 2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया एट पॉइंट बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। एट पॉइंट आर, ये पॉइंट में देखो ये पॉइंट में लोअर सेगमेंट पूरा हो जाएगा SR।
निचला हिस्सा पूरा हो गया SR, तो अपर सेगमेंट कितना 0। तो एनीथिंग बाय 0 समान कितना होता है, बराबर कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ कम टू द पॉइंट C। निचला हिस्सा कितना होगा SC, ऊपर का हिस्सा कितना होगा RC। लोअर सेगमेंट छोटा है और अपर सेगमेंट बड़ा है। समझ गए? मान लो ये 2 है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट 4 है। 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 1/2 होगा, हाफ हुआ, यानी कि 1 से कम होगा। तो इधर ED का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1, 1 से कम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। देखो कितना इजी है पॉइंट मेथड में मेजर करने के लिए। और लास्ट पॉइंट देखो, ये S पॉइंट में निचला हिस्सा कितना है और ऊपर का हिस्सा कितना है। निचला हिस्सा 0 और ऊपर का हिस्सा हो गया RS। तो 0 बाय एनीथिंग बराबर कितना होता है 0। ये मैथमेटिक्स है। 0/5, 0/10, 0/20 इक्वल टू कितना होता है 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो with the help of point method or geometric method, we get the formula ED equal to how much, lower segment by upper segment। इसी को लेके हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट में हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि मैं ये 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करके दिखा दिया हूं। मिडिल पॉइंट में हमारा 1 होगा, B पॉइंट में ग्रेटर देन 1, R पॉइंट में इनफाइनाइट, C पॉइंट में लेस देन 1, 1 से कम, और S पॉइंट में ED इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये था पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड का। अगर हमारा डिमांड का हमेशा स्ट्रेट होगा बोल के कुछ मायने नहीं है। ये कर्वीलिनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। अगर फिगर हम ऐसा लेंगे तो डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। तो अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर होगा, यानी कि स्ट्रेट नहीं होगा, तो ये मेथड से हम कैसे इलास्टिसिटी को मेजर कर पाएंगे, ये भी मैं डायग्राम के थ्रू दिखाए हूं। देखो, DD इज आवर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। DD ये देखो
ये कर्विलिनियर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो डी डी इज द डिमांड कर्व व्हिच इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। सपोज हमको मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द डिमांड कर्व डी डी एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमको मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये है टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट। एम एन इज द टेंजेंट व्हिच इज टेंजेंट टू डिमांड कर्व डी डी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, यानी कि हमारा एम एन टेंजेंट लाइन ए पॉइंट को ए पॉइंट में टच कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमको इजी हो गया। अभी कैसे मेजर करेंगे? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितना हो गया? ईडी कितना हो जाएगा इधर? ईडी इक्वल टू, देखो लोअर सेगमेंट कितना है? एन ए, ये है लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कितना हो गया? एम ए। कौन बड़ा है? लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 और मोर इलास्टिक। तो इसी हिसाब से अगर हम यहां मेजर करना चाहते हैं पॉइंट बी में, तो पॉइंट बी को लेके और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो फिर ले जाएंगे लोअर सेगमेंट कितना होगा, अपर सेगमेंट कितना होगा, उसी हिसाब से हम इलास्टिसिटी का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो डिमांड कर्व लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, we can very easily measure the price elasticity at a point on the demand curve. I hope you must be clear about the point method or geometric method to measure elasticity of demand. Thank you all. This much for today. We shall continue in the next class. Goodbye.